चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये रहा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे देन करने की कोशिश करेंगे भाई। नमस्ते भाई। चलो भी देखो, पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन से इवेंट, ऐसे 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसमें से कौन से इवेंट ऐसे हैं जिनके होने या ना होने की पॉसिबिलिटी सेम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पार्ट है इसमें, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करता है। ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इसके होने या ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, मतलब स्टार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड डज नॉट स्टार्ट, स्टार्ट ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भाई, तो बताओगे जरा। देखो, स्टार्ट होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सबसे पहले तो डिपेंड करती है ये कि भाई कार कैसी है। कार के अंदर और किसी चीज़ पे भी तो डिपेंड करती है। कार के अंदर पेट्रोल है या नहीं है, कार का इंजन कैसा है, ठीक है, कार का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो ये उसके स्टार्ट होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी इन चीज़ों पर भी तो डिपेंड करती हैं। तो जहाँ चीज़ें बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करती हों तो वहाँ हम आउटकम्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी कि उसमें पेट्रोल कितना है, इंजन कितना है, सॉरी इंजन कैसा है, उसका ओल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें थ्योरी, द कार गेटिंग स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड डिपेंड्स ऑन हाउ ओल्ड द कार, इज देयर फ्यूल इन द इंजन, उसके इंजन में फ्यूल है या नहीं। ठीक है, तो भाई देखो स्टार्ट होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी इसमें सेम नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि ये कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इक्वल आउटकम्स नहीं होंगे इसके, स्टार्ट होने के और नहीं होने के इक्वल आउटकम्स नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज स्टार्टिंग अ कार डिपेंड्स ऑन other factors like fuel, engine, etc.
ठीक है भाई, चलो इसको नोट कर लो, फिर सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके। चलो इसके सेकेंड फैक्टर पे चलते हैं। देखो जिसको समझ में नहीं आया वो अगले पार्ट में समझ जाना है ना। ये जो इसका अगला पार्ट है, तो दिया हुआ है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ठीक है। तो वो उस बास्केटबॉल को शूट कर देगा या शॉट को मिस कर देगा, इसके होने या ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, ये देखना है। तो देखो हम इसको तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना पता हो उस प्लेयर की एबिलिटी क्या है, ठीक है, वो कितने टाइम्स में शूट कर सक कितने अटेम्प्ट में वो शूट कर सकता है या कितने अटेम्प्ट में वो फेल होता है, ठीक है। तो हमें प्लेयर की एबिलिटी यहाँ पर नहीं पता है, और जब तक हमें प्लेयर की एबिलिटी नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते कि वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर हमें प्लेयर की एबिलिटी पता होता कि हाँ भाई ये प्लेयर ऐसा है और ये शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तब हम निकाल सकते थे। यहाँ पे जब हमें प्लेयर की एबिलिटी ही नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, प्लेयर की एबिलिटी पर, ठीक है। चलो ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल है और उस ट्रायल में क्या है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है, कि या तो आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो अब यहां उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये आंसर के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन के आंसर ही दो हो सकते हैं, सही है ना, क्वेश्चन के आंसर ही दो हो सकते हैं बस, या तो ट्रू या फॉल्स। तो देखो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल आउटकम हो जाएंगे या तो ट्रू होगा या फॉल्स, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे अपने पास दो, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो क्वेश्चन ट्रू हो, तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ट्रू कितने हैं इसमें, ट्रू है 1, टोटल है 2, तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। और अगर प्रोबेबिलिटी निकालें उस क्वेश्चन के फॉल्स होने की, तो फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी भाई, 1/2। अब देखो ये तो तुम्हें ऐसे भी दिख रहा होगा ना कि अगर किसी क्वेश्चन को पूछा जाए तुमसे ट्रू फॉल्स में, तो भाई हाफ हाफ चांस होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। नहीं आया समझ में। चलो फोर्थ पार्ट। अब देखो अ बेबी इज बोर्न, है ना, एक बेबी बोर्न हुआ है, तो क्या क्या अपने पास आउटकम्स आ सकते हैं। वो बेबी कैसा हो सकता है, बेबी या तो मेल हो सकता है, मतलब या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है, ठीक है।
बेबी होने के दो ही आउटकम होते हैं, या तो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, ठीक है। बाकी आउटकम्स में इतना दिमाग लगाना मत, ठीक है, क्योंकि अभी तक उस तरह के कॉन्सेप्ट आए नहीं है कि कोई ट्रांसजेंडर हो जाए तो क्या होगा, है ना। क्योंकि अभी तक जो कॉन्सेप्ट है वो या तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल, दो ही चीज़ों को लेकर के चलते हैं हम, ठीक। तो जो अपने पास टोटल आउटकम्स हैं वो दो ही हो सकते हैं, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। तो अगर बॉय होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, तो बॉय की कितनी है, बॉय कितने हैं 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 2, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल निकालें अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल भी कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो इस थर्ड और फोर्थ केस में दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है नहीं, किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी ना इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। थर्ड पार्ट का भी और फोर्थ पार्ट का भी आ गया समझ में। क्यों भाई, चलो नोट कर लो इसको। चलो अब देखो, गेम खेलते हो भाई, क्रिकेट वगैरह खेलते हो तुम, क्रिकेट या कोई भी और गेम। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन उसी पे है भाई। कोई सा भी जब हम गेम खेलते हैं तो हम डिसाइड करने के लिए कि भाई पहले कौन खेलेगा, ये डिसाइड करने के लिए कॉइन का ही यूज क्यों करते हैं। अब देखो, क्या है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या कोई भी गेम खेलते हैं, इसमें कौन सा गेम दे रखा है, फुटबॉल गेम दे रखा है ना, तो भाई उसमें हम कॉइन का ही यूज क्यों करते हैं कि क्योंकि कॉइन का यूज, कॉइन में केवल दो ही चीज होती हैं, हेड और टेल, ठीक है, और दोनों चीजों के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम होती है, हाफ हाफ। दैट्स वाई कॉइन इज यूज्ड फॉर टॉस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो कॉइन में ये तो पता ही है ना तुम्हें, ये क्या होता है, ये होता है हेड, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्यों यूज होता है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज, या फिर प्रोबेबिलिटी लिखो सीधा, probability of both outcomes is same, that is 1/2. So coin is used to toss, ठीक है, इसीलिए कॉइन का यूज करते हैं भाई। आ गया भाई समझ में। चलो कर लिया भाई, नोट कर लिया।
अब मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई, कॉन्सेप्ट ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, बताओ जरा। 0 से 1 तक, अगर फ्रैक्शन में है तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर सबसे कम होगी तो 0 हो सकती है, वरना 0 से बड़ी होगी, और सबसे बड़ी होगी तो 1 हो सकती है या फिर 1 से छोटी होगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जैसे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो हमेशा फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी हो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 100% रहनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 100%। एंड प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है कैन नॉट बी निगेटिव, कैसी नहीं हो सकती, निगेटिव। अरे ये बात याद है नहीं, इसको नोट बना के लिख लो चाहे कॉपी में। चलें, नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे अब कर लो। चलो भाई करो यार नोट जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, जरा ये बता दो। बी वाली है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी इन निगेटिव, ठीक है। देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, सही है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 15% मतलब 100% से कम है, हो सकती है। 0.7 मतलब 1 से कम है, हो सकती है, ठीक है। निगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने तुमसे बोला था भाई, अगर हमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, इफ वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई, ठीक है, और हमें उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पीई बार से रिप्रेजेंट कर दो। तो कैसे निकालते हैं हम, 1 में से माइनस कर देते हैं उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को। अरे समझ में आई नहीं, तो हमें इस क्वेश्चन में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 0.05, और पूछिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो निकाल दो भाई, कितनी हो गई। तो 1 माइनस 0.05, तो 0.95।
ये हो गई प्रोबेबिलिटी। आ गया समझ में? जल्दी बताओ यार, समझ में आ गया हो तो। चलो चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं भाई, एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिनको करने में भी मजा आता है। क्या दिया हुआ है देखो, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में कैसी कैंडीज रखी हैं? लेमन फ्लेवर्ड। अब मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट? अब जरा मुझे ये बताओ, पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज। अगर किसी बैग में केवल और केवल लेमन की कैंडी रखी हुई है, तो क्या उस बैग में से कभी ऑरेंज की कैंडी निकल सकती है? क्यों भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो, मान लो इस बैग में टोटल जो लेमन की कैंडीज है वो कैपिटल एन है ना? अब ऑरेंज की कैंडी कितनी हो जाएंगी? 0 अपॉन टोटल कैंडीज एन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। दूसरे में दी हुई है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखी हुई है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही हमको चाहिए। तो भाई जितनी बार हाथ डालोगे उतनी बार लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी। तो टोटल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है इसमें? एन। और सॉरी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है एन, और टोटल भी टोटल लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा, अगर मैं इन इवेंट्स के नाम पूछूं तुमसे, तो बताना जरा, इस वाले इवेंट का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का? इम्पॉसिबल इवेंट। और सेकंड वाले का? सर्टेन इवेंट। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कहने का मतलब वही नंबर जो मांग रखा होता है वही आए, तो उनको सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं ना। चलो कर लो भाई इसको नोट। कब से हो रहे हैं? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो, ट्राई करो भाई। देखो क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? देखो सुनो, क्या दिया हुआ है, 3 बच्चे हैं है ना एक ग्रुप में, ठीक? और उसमें से 2 बच्चों का सेम डे बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है भाई?
0.992। तो उनका सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आया समझ में? नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, किसी इवेंट के होने सॉरी ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि उन दोनों का बर्थडे एक साथ, है ना, ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। कहने का मतलब अगर हम इस इवेंट को ई मान लें तो ये दे रखा है नोट ई की वैल्यू दे रखी है 0.992। ये क्या ऐड करी है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, एक साथ बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि एक साथ बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, पीई पूछी है। ठीक है, तो देखो हमें तो पता है कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो देखो किस तरह से करेंगे। हमें किसकी निकालनी है? पीई की निकालनी है ना, तो 1 माइनस 0.992, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.008। आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे ना कि किसी इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है और ना होने की निकालनी हो तो उसको बोल देते हैं 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पता हो तो 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से करते हैं, कर लो इसको नोट। कर लिया भाई सबने? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को तो तुम्हें सभी को करना चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे भाई। देखो क्या दिया गया है, एक बैग में 3 तो रेड बॉल है, रेड बॉल है 3 और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकाल लेंगे भाई टोटल बॉल्स कितनी हो गई, तो टोटल हो गई 8 बॉल्स। ठीक है, चलो जो कि ये अपना काम करेगा किसका? टोटल आउटकम्स का। ठीक, क्या पूछा है? एक बॉल इसमें से निकाली गई है, ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, रेड बॉल कितनी है इसमें 3 और टोटल बॉल्स कितनी है इसमें 8, तो 3/8। ठीक, दूसरे में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड ना आने की, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है 3/8, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। समझ में आ गया भाई नहीं, ये बताओ। चलो नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे अनस, उन्नति, समझ में आ रहा है नहीं? चलो, तुम तो शांत हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को करना है, ट्राई करो भाई। क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स हैं भाई 5, 8 वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स हैं 8, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल हो गए 4, बस यही है ना। तो पहले टोटल मार्बल निकाल लेते हैं, टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल है उस बैग में 8 4 12 5 17 मार्बल्स है ना, जो कि अपना टोटल आउटकम का काम करेगा। चलो, क्या पूछा है, एक मार्बल निकाला गया, ठीक है, अब उस मार्बल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो, टोटल रेड मार्बल कितने हैं अपने पास, उसमें 5, ठीक है, और उस बैग में टोटल मार्बल कितने हैं 17, तो 15/17। आगे दूसरे पार्ट में किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी है ना, सेम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। वाइट मार्बल कितने 8 और टोटल मार्बल कितने 17। चलो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कि मतलब ग्रीन नहीं आना चाहिए। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन, ग्रीन पे ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 में से। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकाला जाए, तो ग्रीन मार्बल कितने हैं 4 और टोटल मार्बल कितने 17, तो 4/17 आ जाती है ना, तो पुट कर देंगे इसमें वैल्यू 4/17, तो ये कितना हो गया 17 माइनस 4/17, जो कि आंसर आ जाएगा 13/17। आ गया भाई समझ में? क्यों भाई?
चलो इसको नोट कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ है, एक पिगी बैंक है ना, छोटे बच्चे जिसमें पैसे रखते हैं ना, वो वाली। कंटेन 150 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं उसमें, 150 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100। 51 रुपए कॉइन, 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो कितने कॉइन्स रखे हैं उसमें, 50। 22 रुपए कॉइन, 2 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने रखे हैं, 20। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपए के जो कॉइन है वो कितने रखे हैं भाई, 10। और नहीं रखे ना, चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई टोटल कितने कॉइन रखे हैं उसमें। तो टोटल की बात करें तो 100 150 और 30 180, टोटल उसके अंदर 180 कॉइन रखे हैं, जो कि किसका काम करेगा, अपना टोटल आउटकम का। ठीक है चलो, इफ इट इज इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन टर्न अप साइड, एक कॉइन निकाला जाता है ना, यही पूछा है। तो क्या पूछा है फर्स्ट वाले पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी ए 50 पैसे कॉइन। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि भाई 50 पैसे कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50 पैसे कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ जरा कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, 50 पैसे के कितने हैं, 100, और टोटल कितने हैं, 180। 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9, 5/9। चलो आगे पूछा है भाई कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कॉइन के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 रुपए के कॉइन की बात करिए ना, रुपए 5 है ना, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, रुपए 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर बार लगा दिया, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 रुपए के कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी। अब 5 रुपए के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, बताओ जरा। 5 रुपए के कितने कॉइन है, 10, और टोटल कॉइन कितने हैं, 180। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा, 1/18। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/18, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 18 माइनस 1/18, तो कितना आ जाएगा, 17/18। अरे यही आ रहा है सबका आंसर, क्यों भाई, चलो समझ में आ गया।
चलो भाई, ये चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ जरा मुझे। सारे बच्चे बताएंगे भाई जरा, आ रहा होगा तो एक थम्स अप दो। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चैप्टर। चलो बहुत बढ़िया, इसी रेस्पॉन्स को देखते हुए तुम्हारे लिए होमवर्क, क्योंकि तुम्हें सबको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस होमवर्क है। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसको ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ट्राई करना हो जाएंगे, वरना मैं कल करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।